हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। और आज के इस सेशन में हम पॉलिटी के 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। और अगर आप हमारी इस एमसीक्यू सीरीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो हमारी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर आएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे। और इस सीरीज़ का एक फ़ायदा और है कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके पॉलिटी के 99% टॉपिक खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना तो किसी बुक की देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इंटरनेट खोलने की ज़रूरत पड़ेगी बार बार देखने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को और इस सीरीज़ को आप फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड इन द लोकसभा पोस्ट इंडिपेंडेंस वाज इन द ईयर। यहाँ पर पूछा गया है कि पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पूछा गया है जो कि लोकसभा में आया था। कब आया था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया था? 1963, 1953, 1972 या 1961? तो इसका सही आंसर है 1963 में आया था। अब देखो, सबसे पहले तो यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि अपोजिशन पार्टी लेकर आती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, कौन लेकर आती है? अपोजिशन पार्टी लेकर आती है। किसके खिलाफ लेकर आती है? एक मिनट। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है कि ये पहली बात तो ये है, अपोजिशन पार्टी लेकर आती है। किसके खिलाफ लेकर आती है? जो हमारी रूलिंग पार्टी है ना, उसके खिलाफ लेकर आती है। वो अपोजिशन वाले ये बोलते हैं रूलिंग पार्टी से कि आप अपनी मेजॉरिटी को यहाँ पर साबित करो। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपनी मेजॉरिटी को साबित करो। तो फिर अब ये जो है, ये तो मेजॉरिटी का मतलब है कि यहाँ पर बहुमत को, कि आपका बहुमत अभी है या नहीं है, हमें ये जानना है। तो आप ये साबित करो कि आपका है, आपके कितने एमपी है यहाँ पर। ठीक है, अब अपोजिशन वाले तो नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, इसके एवज में रूलिंग वाले जो होते हैं ये कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं। फिर ये अपने बहुमत को साबित करते हैं और अपनी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको सस्टेन कर लेते हैं। अगर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये जीत जाता है तो रूलिंग पार्टी को रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। अब देखो, अब इसमें पूछा है कि जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था वो कब आया था? तो वो 1963 में आया था। अब देखो, सबसे पहली लोकसभा हमारी थी 1952 में, फिर थी 57 में और उसके बाद आई 62 में। तो जब तीसरी लोकसभा आई तो उसके एक साल बाद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? JB कृपलानी के द्वारा लाया गया। उस टाइम पर रूलिंग जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था ये डिफीट हो गया मतलब क्या है कि रूलिंग गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी थी। ठीक है, ये लोग नहीं हारे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। स्टेट मतलब क्या है? यहाँ पर राज्य के बारे में बात करी जा रही है कि सबसे ऊंचा लॉ ऑफिसर राज्य में कौन सा होता है? एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या सेंट्रल लॉ मिनिस्टर? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एडवोकेट जनरल। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है उसकी पोस्ट यूनियन में भी दे रखी है और स्टेट में भी दे रखी है। ठीक है, यूनियन और स्टेट दोनों में दे रखी है। अब यूनियन में जो होता है वो यहाँ पर होता है अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ये अटॉर्नी जनरल होता है यहाँ पर। कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल होता है 76। और स्टेट में जो होता है ये होता है एडवोकेट जनरल और इसका जो आर्टिकल होता है वो होता है 165। यहाँ पर स्टेट वाला जो लॉ ऑफिसर है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, कौन करता है? गवर्नर। और यहाँ पर कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अब ये अटॉर्नी जनरल करता क्या है? अटॉर्नी जनरल यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं ना, लीगल मैटर्स, उनको एडवाइस देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है किसी मैटर के लिए। इसी तरह से जो
एडवोकेट जनरल होता है वो भी उस राज्य की जो कानूनी सलाह होती है, कानूनी सलाहकार होता है ये, ठीक है। तो कानूनी सलाह देता है लीगल मैटर, मतलब कानूनी जो भी मैटर्स होते हैं उन पर, और सरकार को रिप्रेजेंट करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, ठीक है। तो और यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है इसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट दे रखी है। किसकी दे रखी है? सॉलिसिटर जनरल की। चलो अब अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। देखो ये वही सेम ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर करा है, यहाँ पर इंडिया में पूछा है जो हमने बोला है, ठीक है ना। ये ऊपर वाले में हमने क्या बनाया था, स्टेट में एडवोकेट जनरल है, लेकिन जो इंडिया में है उसमें है अटॉर्नी जनरल। कौन सा आर्टिकल पढ़ा था अभी हमने? आर्टिकल 76। और सॉलिसिटर जनरल क्या है? जो कि इसको असिस्ट करेगा, लॉ मिनिस्टर नहीं होता, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता, ठीक है। तो अब ये इसी तरह के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर चैनल के बारे में देखें तो देखो हमारे यहाँ पर एमसीक्यूज की 2 सीरीज चल रही हैं, एक जीएस की और एक पॉलिटी की। पॉलिटी की तो वही है जो हमने आपको पढ़ाई है। अब इन वाली सीरीज़ को इस तरह से हम कराते हैं कि आपको ना तो कोई बुक देखने की ज़रूरत है और ना ही इंटरनेट देखने की ज़रूरत है। जो भी इंसान इस सीरीज़ को फॉलो कर लेगा ना, हमारी गारंटी है कि उसके बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर मार्क्स आएंगे, ठीक है। और हम लोग अपनी मंथली जो मैगज़ीन होती है ना, करंट अफेयर, हम वो भी निकालते हैं। और अगर ईयरली देखें तो 2023 की मैगज़ीन हमने बना रखी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, 2 वीडियोज़ में बना रखी है, और पूरे स्पोर्ट्स को भी कवर कर रखा है। और हमारे चैनल पर ट्रिक्स भी हैं। अगर मानो कभी कभी क्या होता है कि ट्रिक से पढ़ना बहुत आसान होता है, तो हमने ट्रिक्स की वीडियोस भी बना रखी हैं। और अगर आपको मेंस के कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, इस चीज़ के लिए भी हम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन लोकसभा। यहाँ पूछा है नॉट, देखो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है। नहीं है बात अलग है और है बात अलग है, तो नहीं है पर हमें जोर देना है, नहीं है पूछा है, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स, या नन ऑफ द अबव। अब इसका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। अब देखो लोकसभा में क्या होता है कि पार्लियामेंट्री डिवाइस, ये एक तरह का पार्लियामेंट्री डिवाइस है प्रोसीडिंग्स में। तो उसमें जो क्वेश्चन आवर होता है ना, क्वेश्चन आवर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है, एक अनस्टैंडर्ड होता है, और एक होता है शॉर्ट नोटिस। ये 3 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं कि 3 तरह के होते हैं। मतलब एक हो गया ओरल, जिसमें हमने ओरल आंसर्स पूछ लिए। एक हो गया रिटन, मतलब लिख कर, जिसमें लिख कर बातचीत करी जाती है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड, अनस्टैंडर्ड, और एक है शॉर्ट नोटिस, यहाँ पर नोटिस दिया जाता है कुछ दिनों का। तो ये 3 तो मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स, ये किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन ऐसा मेंशन नहीं है। वो बात अलग है कि प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन से वाले बिल पर? जो बिल प्राइवेट मेंबर लेकर आया है। प्राइवेट मेंबर का मतलब है जो कि एमपी तो है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली क्रेडिटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे पूछा है लार्जली, ये हमें क्वेश्चन वर्ड को हमें मेंशन कर ध्यान देना है यहाँ पर कि हाँ लार्जली पूछा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है जनहित याचिका, ठीक है। जनहित याचिका, जनहित का मतलब क्या है कि लोगों के भले के लिए जो भी याचिका दायर करी गई है उसके बारे में बात करी गई है कि ये जो कंसेप्ट है ये आया कहाँ से। तो ये जो कंसेप्ट है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कंसेप्ट यूएसए में सबसे पहली बार आया था 1960 में। और ये पीआईएल होती क्या है? ये देखो, ये पीआईएल है कि मतलब कोई भी सिटीज़न है, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी पर्सन के लिए अगर हमें उसके ग्रीवेंसेस, मतलब उसके दुख दर्द, कोई इंसान कोई मुसीबत में है, कोई भी एक पर्सन है या फिर इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है ना, जो कि गरीब है, मतलब जो कि पुअर हैं, जो कि इग्नोरेंट हैं, जिनको अपने लिए हकों के बारे में नहीं पता। तो ऐसे लोग जो कि सोशली
मतलब सामाजिक रूप से बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, ठीक है ना, उनके नाम पर कोई भी इंसान PIL दायर कर सकता है। किस में कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। क्यों करेगा? कि उनको उनके फंडामेंटल राइट दिलाने के लिए, ह्यूमन राइट्स दिलाने के लिए कोई भी दायर कर सकता है, जिससे कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनका निपटारा हो सके। तो ये है PIL। अब इस ऐसे कंसेप्ट को लाने के लिए PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर दोनों ने ही बहुत ज़्यादा काम करा था, दोनों ने ही करा था। लेकिन यहाँ पर पूछा है लार्जली, ठीक है, क्या पूछा है? लार्जली पूछा है, इसलिए इसका आंसर PN भगवती ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं ना, ये इनको इनके फंडामेंटल राइट्स देते हैं किसके द्वारा? जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा देते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा आर्टिकल है? तो एक 330, 331, 332 और 333। तो लोकसभा में है तो 331 आएगा। अब देखो, जैसे ये पार्लियामेंट है, ठीक है, ये है आर्टिकल, सॉरी ये आर्टिकल नहीं सही है, ये है ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, ये है लेजिस्लेटिव असेंबली और ये है स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब राज्य में जो है इसको हम बोलते हैं विधान सभा बोलते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है संसद, ये तो आप जानते हैं, इसको तो लोकसभा ही बोलते हैं, ठीक है, लोकसभा। तो अब देखो, इसमें SC और ST का रिजर्वेशन दिया हुआ है और एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन दिया हुआ है। इसी तरह से राज्य में भी दिया हुआ है SC ST का रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो SC ST का रिजर्वेशन 330 में दिया हुआ है और यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है 332 में, ठीक है। और एंग्लो इंडियंस को दिया हुआ है 331 में और यहाँ पर दिया हुआ है 333 में। तो अभी क्या है, कुछ सालों पहले ये तो यूनियन गवर्नमेंट ने इसको क्या करा, एक अमेंडमेंट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया, ये रिजर्वेशन हटा दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से? अमेंडमेंट 104, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 से ये जो रिजर्वेशन था ये हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलो आगे चलते हैं। अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर विच आर्टिकल इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। यहाँ पूछा है कि कोई भी पर्सन, इंसान जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कौन से आर्टिकल के तहत जा सकता है अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? मूल अधिकार, ठीक है। तो अब देखो, आर्टिकल 332 ये होता है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाने का और आर्टिकल 226 ये होता है हाई कोर्ट में जाने का, ठीक है। अच्छा, अब फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये दे रखे हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो 35 से पहले ही 32 आता है, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया? सुप्रीम कोर्ट का आ गया। और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ज़्यादा बड़ा होता है देन द सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, इसीलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा माना गया है इस चीज़ में, फंडामेंटल राइट के मामले में, क्योंकि इसमें लीगल मैटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, आर्टिकल 222 क्या कह लेता है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आर्टिकल्स हमें याद हो जाएंगे यहाँ पर करने से। तो यहाँ पर है, ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। कौन से जजेस? हाई कोर्ट के जजेस। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज का ट्रांसफ़र होने वाला आर्टिकल कौन सा है? 222 है। और आर्टिकल 44 तो आपको पता ही होगा, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके ऊपर तो हम लोगों ने अपनी मेंस टॉपिक की वीडियो भी बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नीदर विदहोल्ड नॉर रिफ्रेन फ्रॉम हिज कंसेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। यहाँ पर हमारे इंडिया के, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है कि वो अपनी सहमति जो होती है ना उसको नहीं रोक सकते, उन्हें सहमति देनी ही देनी होगी। कौन से बिल में देनी होगी?
मनी बिल, डिफेंस बिल, फाइनेंस बिल या ह्यूमन राइट बिल, तो वो मनी बिल होता है। मनी बिल में उन्हें अपनी सहमति देनी ही देनी होगी। और मनी बिल का आर्टिकल कौन सा होता है, ये है 110 है। अब ऐसा क्यों है कि देनी ही देनी होगी, क्योंकि मनी बिल जो लाए जाते हैं ना, वो पहले से ही प्रायर कंसेंट, पहले से ही सहमति होती है किसकी, प्रेसिडेंट का पहले से ही प्रायर कंसेंट होता है। तो ये माना जाता है जब अगर उन्होंने पहले से ही अपनी सहमति दे दी है ना, तो फिर क्या हुआ, तो बिल को पास करने के लिए वो सहमति बाद में अपना देंगे ही देंगे, कंसेंट देंगे ही देंगे। तो ये सिर्फ मनी बिल में होता है। क्यों, क्योंकि मनी बिल को पास करे बगैर हमारी रूलिंग गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती, उसको पैसा चाहिए ही चाहिए खर्चा करने के लिए। तो ऐसा प्रावधान मनी बिल में लाया गया है। अब ये जो मनी बिल होता है, ये शुरू कहाँ पे होता है, ये लोकसभा में ही शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, लोकसभा में शुरू होता है और बाद में जाके राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा सिर्फ इसे 14 दिन तक के लिए ही लेट कर सकती है, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ 14 दिन तक के लेट कर सकती है। अगर 14 दिन तक लेट कर भी दिया, उसके बाद भी कर दिया, तो वो पास माना जाएगा। और कोई रिकमेंडेशन अगर दी है और लोकसभा को पसंद नहीं आई है, तो भी लोकसभा इसे पास ही मानेगी और प्रेसिडेंट इसे मंजूरी देंगे ही देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब है, राइट टू वोट मतलब है वोट देने का अधिकार, मतलब मत देने का अधिकार, मत देना। ठीक है, इसका अधिकार के बारे में पूछा है। ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट या स्टैट्यूटरी राइट। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन राइट। अब देखो कैसे है ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से 329 तक तो पूरा इलेक्शन के बारे में है। पहला बात तो ये हो गई। ठीक है, अब 325 और आर्टिकल 326 में हमें ये पढ़ने से पता चलता है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट का मतलब क्या हो गया, संवैधानिक अधिकार के बारे में बोल रहे हैं हम, संवैधानिक अधिकार के बारे में जो संविधान ने हमें खुद दिए हैं। ठीक है, अब है आर्टिकल 325 देख लो। आर्टिकल 325 में ये बोला गया है कि किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को, चाहे वो किसी भी रिलीजन मतलब किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी कास्ट जाति का क्यों ना हो, कस्बे का क्यों ना हो, किसी भी सेक्स का क्यों ना हो, हम उसे मत देने के अधिकार से, वोट देने के अधिकार से नहीं रोक सकते, उसे इसकी इनएलिजिबिलिटी नहीं रोक सकते। मतलब मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर कुछ भी, ठीक है ना, या थर्ड जेंडर, तो इसमें किसी को भी नहीं रोका जा सकता उसके वोट देने के अधिकार से। ये हर उस इंसान का अधिकार है जो कि इस देश का सिटीज़न है। ठीक है, और 326 में ये बोला गया है कि जब भी लोकसभा के इलेक्शन होंगे या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब है विधानसभा के जो अधिकार होंगे, तो उस टाइम पर एडल्ट सफराज किसके द्वारा, एडल्ट सफराज के द्वारा इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पे एडल्ट सफराज, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंसान, जो भी पर्सन 18 साल से ऊपर की उम्र का है, उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो उसका वोट देने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो आर्टिकल 325 और 326 कॉन्स्टिट्यूशन राइट के बारे में बात करते हैं। चलो अगला है एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी टू द पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड बाय। एड हॉक कमेटी पार्लियामेंट में कौन अपॉइंट करता है, ये पूछा गया है। स्पीकर करते हैं, चेयरमैन ऑफ लोकसभा करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन, या कौन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब देखो पार्लियामेंट की कमेटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं वो दो तरह की होती है। एक तो होती है परमानेंट मतलब स्टैंडिंग, एक होती है स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग, और एक होती है एड हॉक। अब स्टैंडिंग का मतलब है जो कि स्टैंडिंग है, जो कभी नहीं हटती, हमेशा रहती ही रहती है। ठीक है, तो ये होती है परमानेंट नेचर की, ये हमेशा ही रहती है। और एड हॉक जो होती है ये होती है टेम्पोररी नेचर की। ठीक है, अब देखो ये जो परमानेंट वाली होती है ना, ये हर साल बनाते हैं, हर साल मतलब ईच ईयर बनती है ये। और ये सिर्फ उन कामों के लिए बनती है, मानो कोई नया काम आ गया
तो उस काम, जब तक वो काम होगा तब तक ये रहेगी, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाता है। और ये एवरी ईयर बनती है। ये कैसे बनती है? हर साल बनती है। अब इसको जो है स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं और इसको भी स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है हमेशा। इसकी कौन सी स्टैंडिंग? फाइनेंस कमेटी हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। कौन सा है ये? स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसका आंसर है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमारे 10 क्वेश्चंस में से या इस वीडियो में से आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।